पूरे एपिसोड की शुरुआत ठाकुर परिवार की बातचीत और टकराव से होती है, जहां सब मिलकर महक से घर पे काम करवाते हैं। खाना बनवाना, रोटी सेंकना, पोछा लगवाना। और जैसे ही महक से काम ठीक से नहीं होते, ठाकुर परिवार के सदस्य एक के बाद एक उस पर चिल्ला उठते हैं। काव्या सबसे आगे होकर कहती है कि इतनी जली हुई रोटी कैसे बनाई है? क्या तुम राजपूत परिवार में भी इसी तरह रोटियां बनाती थी? क्या तुम्हारे परिवार में भी लोग ऐसी काली सी रोटियां खाते थे? और फिर तीखे स्वर में थपथपाते हुए कहती है कि हमारे ठाकुर परिवार में इसी भी तरह की जली हुई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थोड़ी सी सीधी सी गलती भी दिखाई दी तो पूरे परिवार के लोग उसे फेंक देते हैं। महक शांत रहते हुए जवाब देती है कि उसने कभी भी राजपूत परिवार के लिए ये काम नहीं किए। उसने रोटियां नहीं बनाई, पोछा नहीं लगाया और नहीं सब्जियां बनाई। इसलिए वह क्यों ठाकुर परिवार में ये सब करने लगे? पर यह बात सुनते ही ठाकुर परिवार और चिल्लाता है कि राजपूत परिवार में क्या हुआ, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ की बहुएं यहाँ के काम करेंगी, और अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो यहाँ से चली जाओ, जाकर खाना बनाना सीख कर आना। इस सब के बीच महक की बनाई रोटी को लेकर काव्या का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और वह महक को बेइज्जत करने से बाज नहीं आती। युवराज सिंह ठाकुर की नाराजगी भी देखने लायक होती है। वह इतनी दूर तक बढ़ जाता है कि हाथ उठाने की नाकामी तक पहुंचता है। तभी रथी समय रहते वहां पहुंच जाती है और पूरे माहौल को संभाल लेती है, क्योंकि रथी जानती है कि महक के साथ क्या बीत रहा है। रथी संभलकर महक को कमरे में भेज देती है और खुद घर के कामों को अपने हाथों में ले लेती है, ताकि महक को और अपमानित न होना पड़े। महक कमरे में जाकर राघव सिंह राजपूत को फोन करती है, पर राघव का ठंडा और कटु जवाब मिलता है। वो कहता है कि जैसा तुम्हारे ठाकुर परिवार के लोग कह रहे हैं वैसा तुम कर दो। आखिरकार तुमने अपने पसंदीदा लड़के से शादी की है। तुम्हें ठाकुरों के घर के काम करने ही चाहिए, और अगर तुम्हें ये सब नहीं करना आता तो जाओ काम सीख कर आओ और मेरा दिमाग मत खराब करो। इस तरह बिना संवेदना के राघव फोन काट देता है और महक अकेले रह जाती है। इस बीच सीन कट कर राघव सिंह राजपूत के संघर्ष पर जाता है, जहां पता चलता है कि राजवंशी परिवार की बेल कराने में उसे अभी तक सफलता नहीं मिली, क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने ऐसे कड़े सबूत पेश कर दिए थे कि कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि राजपूत परिवार के खिलाफ मामले दर्ज रहे और राजवंशी परिवार जेल में सड़ता रहे। इस बात का असर राघव पर भारी पड़ता है और वो हतप्रभ होकर कहता है कि भजन किसी भी तरह से राजवंशी कुल को बेल दिलाकर लाए, वरना वेद और आरती की शादी रुक जाएगी। वेद का रिश्ता आरती के साथ टूट सकता है और इससे पूरे मोहम्मदानी प्लान पर संकट आ जाएगा। राघव भजन को फटकारता है, कॉलर पकड़कर डांटता है और कहता है कि अब समय नहीं है, फटाफट बेल दिलाओ, वरना आगे की सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। वहीं घर के अंदर का माहौल और तिलमिला उठता है। ठाकुर परिवार जोर शोर से यह तय कर लेता है कि महक को यहाँ के नियमों के अनुसार ढला जाएगा। उसे घर के काम करने होंगे। पहले ठाकुर परिवार की सुविधाएं और शर्तें पूरी होंगी और उसके बाद ही उसके निजी कामों की बात होगी। महक बार बार यह कहती रहती है कि उसके अंदर भी राजपूत परिवार का खून बहता है। वो अपने परिवार के लिए भी रोटियां और सब्जियां नहीं बनाती, इसलिए वह यहाँ इस तरह के घरेलू काम करने से इनकार करती है। पर ठाकुर परिवार के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करते और कहते हैं कि वह या तो यहाँ के रीति रिवाज सीखे या फिर चले जाएं। इस सब आपाधापी के बीच रथी महक को समझाते हुए कहती है कि चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगी, तुम कमरे में जाओ और चैन से बैठो। रथी की शालीनता के बावजूद महक के मन में भीतर ही भीतर दुख पील की तरह घर कर जाता है। उसी समय कहानी का फोकस अचानक बदलकर कोर्ट केस और राजवंशी परिवार के संकट पर जाता है। राघव सिंह राजपूत का अजीब सा पल्ला जीते जी ना होने का भय दिखता है, चूंकि अंजलि की पेश की गई सबूतों ने मानो जमीन हिला दी है और अब राघव को डर है कि यदि बेल नहीं मिली तो वेद और आरती की शादी रुक जाएगी। समाज में उनका नाम दागदार होगा और सारे संबंध टूट सकते हैं। यही वजह है कि राघव गुस्से में भजन को धमका रहा है और प्रेशर डाल रहा है कि बेल के लिए तुरंत कुछ करो। दूसरे कोने में आरती अचानक अंजलि के साथ वह कदम उठाती है जो सबको हैरान कर देता है। ये वह धमाका है जो एडवोकेट अंजलि अवस्थी के कैरियर में आज तक नहीं हुआ। माँ बेटी के बीच का वह संघर्ष, वह आद और वह भिड़ंत जो ऊंचे
जज्बातों और कटु निर्णयों के बीच फूटी देखने वालों के होश उड़ा देती है और पूरे वातावरण को झकझोर कर रख देती है। वहां एक तरफ ठाकुर परिवार की कट्टरता और अनैतिक दबाव हो रहा है, दूसरी तरफ राघव की कानूनी परेशानियां और राजवंशी परिवार की सुधरती सी स्थिति का संकट है, और बीच में अंजलि व आरती के बीच का वैचारिक तथा भावनात्मक टकराव सब कुछ और जटिल बना देता है। महक की तन्हाई, रथी की मदद, काव्या का तंज, युवराज का जोश और राघव का कानूनी भय, इन सब का जाल इतनी कुशलता से बुना गया है कि हर किरदार की गतिविधि दूसरे किरदार की तकलीफों और इच्छाओं को और गहरा कर देती है। हर संवाद में अनकहे सवाल छुपे हैं। क्या महक अपने स्वाभिमान के साथ खड़े रह पाएगी या ठाकुर परिवार के दबाव के आगे टूट जाएगी? क्या राघव समय रहते बेल दिलवा पाएगा और वेद आरती की शादी बच पाएगी? और क्या अंजलि और आरती के बीच का ये भयंकर टकराव किसी बड़े मोड़ पर जाकर रुक जाएगा या उससे भी आगे जाकर नई लड़ाइयां जन्म ले लेंगी? कहानी के स्पंदन में नाटकीयता का तड़का तब और तेज हो जाता है जब ठाकुर परिवार की रोजमर्रा की तानाशाही और राजनीतिक सामाजिक ताकतों के खेल बाहर आकर साफ दिखते हैं। खाना, रोटी, पोछा जैसे मामूली कार्य भी सत्ता के संकेत बन जाते हैं और घर के रिश्ते नाते सम्मान और अस्मिता के विषय बनकर उभरते हैं। इसी सब के बीच अंशक्रम में एक बड़ा क्लाइमैक्स सा झांकता है। रथी की कोशिश, महक की मजबूरी, राघव का दबाव और अंजलि आरती की उलझी जंग, ये सभी घटनाएं मिलकर एक चिसी श्रृंखला बना देती है। आगे है जहां हर नया कदम पिछले कदम के परिणामों को और अधिक गंभीर बना देता है, और जैसे जैसे कोर्ट के फैसले और पारिवारिक विवाद एक साथ मिलते हैं, पाठक या दर्शक को यह एहसास होने लगता है कि आगे जो होगा वह सिर्फ परिवार के अंदर की बात नहीं रहेगी, बल्कि सबके भविष्य, रिश्तों और समाज में उनकी स्थिति को भी छेड़ कर रख देगा। पर अभी ये आधा हिस्सा है और अभी तक कई सवाल हवा में तैर रहे हैं। कई रिश्ते टूटे से दिखते हैं और कुछ उम्मीदें नाजुक सी बची हुई हैं, किंतु असली बवाल अभी आना बाकी है। इसलिए अब हम वही छोड़ते हैं, समाधान के बजाय नए उलझनों के संकेत के साथ, यह जानकर कि आगे की दास्तां और भी ज्यादा उलझनों, टकरावों और भावनात्मक भूकंपों से गुजरने वाली है। भजन गुस्से और घबराहट के मिश्रित सुर में कहता है कि राघव सिंह राजपूत, आप भी तो सोचिए, अंजलि अवस्थी ने कैसे कैसे सबूत पेश किए हैं। इन सबूतों को देखकर तो कोर्ट भी यही कहेगा कि राजवंशी परिवार को जेल में डाल दो। वह आगे चेतावनी देता है कि अंजलि अकेली कोई मामूली वकील नहीं, वह एडवोकेट है जिसकी अदालत में बात चलती है और बाहर भी उसका हाथ चलता है। पहले भी उसने तुम्हें 2 बार हराया है और तुम फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर उसके सामने भिड़ते रहे हो। अब सोचो हम उससे कैसे जीतेंगे। राघव का उत्तर वही तीखा और आवेगपूर्ण है। वह कहता है कि भजन सिंह, मुझे ये सारी चीजें नहीं समझनी। मेरी एक ही चिंता है कि राजवंशी परिवार को बेल दिलवाना है, वो जिंदगी बचानी है। इस बीच महक फोन पर रोते हुए अपने पिता से फिर से गुहार लगाती है कि ठाकुर परिवार उसे घर के कामों के लिए दबाव डाल रहा है। रोटी बनाओ, पोछा लगाओ, और वह जवाब में पाती है कि यह तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें वही करना है जो वे कहते हैं, मेरा दिमाग मत खराब करो। राघव का ये कठोर व्यवहार महक को फिर से अकेला छोड़ देता है और फोन कटते ही वह और भी असहाय महसूस करती है। इसी समय नज़ारा बदलता है और हम देखते हैं अंजलि को, जो शांत और दृढ़ कदमों से वहां से निकल रही है। राघव उसे रोकते हुए चीखता है, अंजलि, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुमने राजवंशी परिवार को जेल क्यों कराया? अब आरती की शादी रुक जाएगी। अंजलि फिर भी अपने फैसले पर अडिग है और कहती है कि उसे अपनी बेटी की शादी या उसकी खुशियां कोई रोक नहीं सकती। अगर मेरी बेटी की शादी होनी है तो वो किसी भी मुहूर्त में होगी, और शादी का जिम्मा कौन उठाता है ये तुम तय नहीं कर सकते। वह अपनी वकालत की ताकत का इशारा करते हुए कहती है कि राजवंशी परिवार को जेल में होना जरूरी था क्योंकि उन्होंने पद्मा का अपहरण किया था। पद्मा को किडनैप करके रखा गया था और यह बात मुझे साबित करनी थी। राघव बुझसा जाता है, उसके पास शब्द नहीं रहते कि वह अंजलि को मनाए, पर तभी आरती वहां आकर कहती है, मां, क्या आप मेरे लिए भी राजवंशी परिवार की बेल नहीं दिलवाओगी? अंजलि ठंडी आवाज में जवाब देती है कि अभी वह सिर्फ एडवोकेट अंजलि अवस्थी हैं। मैं अभी तुम्हारी मां नहीं और ना ही राजपूत परिवार की बहू। जब तक कोर्ट के आदेश और कानूनी सच्चाई सामने नहीं आती, वेद और कली की शादी वैध मानी जाएगी। अंजलि आगे कहती है कि अगर आरती कोर्ट में जाकर यह साबित कर दे कि वेद और कली की शादी नकली थी, तभी वह मां बनकर उसकी शादी करवाएगी और उसकी बारात में नाचते हुए राजपूत परिवार की बहू भी बनकर आएगी।
यह शर्त सुनकर वह सख्ती और भी कठोर दिखती है और कहा हुआ स्वतंत्रता का भाव स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद अंजलि वहां से चली जाती है और दृश्य बदलकर अंजलि की हवेली की चोलसीन में पहुंचता है, जहां गणेश अवस्थी खड़े हैं और वे पटुता से कहते हैं, वाह अंजलि, तूने अपनी बेटी को हरा दिया। क्या मिला तुझे? तेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा क्योंकि तुमने राघव को तीसरी बार केस हरा दिया। गणेश की यह तीखी टिप्पणी अंजलि की नैतिकता और मानवीयता पर सवाल उठाती है। वह कहता है कि तूने अपनी बेटी को हराकर क्या हासिल किया? भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसने हमारे परिवार को जेल में डाल दिया और हमारी जिंदगी में दखल दे रही है। आरती के शब्द तीखे हैं, उसकी नाराजगी का भाव ऊंचा है और वह ये साफ कर देती है कि वेद के साथ खड़े रहकर वह अपनी लड़ाई लड़ने वाली है। हम दोनों की जिंदगी में जो भी हो रहा है, इसकी हिम्मत अंजलि को नहीं है। इस पर अंजलि से सीधे होने वाली बातें और आरती का आक्रोश मिलकर माहौल को भारी कर देते हैं और अंजलि के भीतर भी वह गुस्सा और चौंकन पैदा हो जाती है। वह अपनी बेटी की आजीवन गरिमा पर वार देखकर स्तब्ध रह जाती है। फिर एक तीखा संवाद होता है जहां अंजलि आरती से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूं और क्या तुम सचमुच माँ को इस तरह अपमान करोगी? आरती का आक्रोश और नियंत्रणहीनता कुछ ऐसा बताती है कि वह अंजलि की वकालती ठंडक के खिलाफ बिना झिझक खड़ी है। उसकी प्रतिक्रिया में स्पष्ट है कि उसने और पूरा राजपूत परिवार ने वेद आरती के रिश्ते को बचाने का पक्का संकल्प कर लिया है। आरती कहती है, मैं वेद के साथ खड़ी हूं और राजवंशी परिवार की बेल दिलवा पर ही रहूंगी। मैं देखती हूं कौन मुझे रोकता है। इतना कहकर आरती वहां से चली जाती है। उसका पीछा करने वाला कोई नहीं और माहौल में एक अनसुलझी बेचैनी और तना हुआ तनाव बाकी रह जाता है। हर किरदार की भूमिकाएं अब और जटिल हो चुकी हैं। भजन की दुविधा, राघव की हठधर्मिता, महक की अकेली लड़ाई, अंजलि की कड़ी वकालत और आरती की मडराती हुंकार सब मिलकर कहानी को एक नए बिंदु पर ले आते हैं, जहां रिश्तों की कड़वाहट, कानूनी सच और व्यक्तिगत भावनाएं टकरा जाती हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।